तो अभी तक हम लोगों का जैसे क्या क्या खत्म हो गया था उधर, मतलब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फेडरल और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल फीचर्स के तौर पे समझ गए, यूनिटी फीचर्स के तौर पे समझ गए, और प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी फीचर्स के तौर पे समझ गए, है ना। तो जो भी कंसेप्ट जैसे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, चाहे टफ हो मतलब आसान हो, तो आप उसमें इजीली कर सकते हैं, चाहे कंसेप्ट बेसिस पे हो। देखिए यूपीएससी में आपका मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। स्टेट पीसीएस में क्या करते हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ फैक्चुअल चीजों पे भी जोड़ देते हैं, तो उस पे भी ऐसे कंडीशन ऐसी चीजों पे भी गौर करके रखिएगा। तो नॉर्मल नॉर्मल आप बेसिक मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ने के बाद आप देखिएगा क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, और एक दो क्वेश्चंस जो नहीं बनने वाले होते हैं ना, वो आपके लिए ट्रैप है। जैसे 100 क्वेश्चन में अगर सपोज यूबीपीएससी में ही आप 150 में क्या 150 बनाते हैं, अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ 91 है और अपना 1/3 नेगेटिव है यहाँ पे भी, अब तो इसका मतलब है क्या कि आप अगर मतलब 20 to 24 गलत भी करते हैं ना, तो फिर भी आपका जो है चांसेस रहता है कि आप कर पाए। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे इजीली बनेंगे, है ना। फैक्चुअल अगर मान लीजिए आपको पता है कि क्वेश्चन पूछ दिया कि हाँ बजट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है, और आपने पढ़ा ही नहीं, तो अंदाजा मत लगाइए कुछ भी, समझ गया ना। तो वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप क्लियरली है नहीं बनने वाले हैं, तो उसको छोड़ ही दीजिए। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आज के डेट में अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो मतलब यूपीएससी तो इनफैक्ट इस मामले में बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि आप पढ़े हुए हैं, बट हो सकता है आपने लेस सिंसियरिटी के साथ पढ़ा हो, या फिर कुछ और ही कॉन्सियसनेस के साथ नहीं पढ़े, या पढ़े ही नहीं, तभी नहीं बन पाएगा, अदरवाइज बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। स्टेट पीसीएस कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस ले आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बुक पूछ लिया आपसे जो कि आप एक्चुअली में कोई प्रॉपर तैयारी के दौरान नहीं पढ़ते, तो छोड़िए ना उसको। उस एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रिजेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा है, वो उस पर टाइम नहीं देना है। बाकी जो क्वेश्चंस बनने वाले आप बनाइए। आपसे नॉर्मली ऐसा होगा क्या कि 80 क्वेश्चंस स्टेट के अंदर में 80 क्वेश्चंस नेगेटिव है, तब भी आपसे इजीली बनेगा 80 क्वेश्चंस के अंदर में बात कर रहे हैं। तो बाकी जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव्स को कम करते रखना है, नेगेटिव्स को कम करिए तभी चीज सही है, अदरवाइज नेगेटिव ज्यादा होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ गया। तो आज हम लोग मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में देखेंगे, पार्ट 5 के अंदर में मेंशन है ना, पार्ट 5 के अंदर में डिफरेंट चैप्टर्स है जो कि आर्टिकल्स कहां से कहां तक गवर्न है, 52 to 151, समझ गए। इसी के अंदर में सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं, जिसके अंदर में 5 ऑफिसेस का मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो यहां हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट से। बेसिकली जो आउटलाइन है प्रेसिडेंट के अंदर में, तो प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा वो देखेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर में ही जो चीजें हैं, मान लीजिए आर्टिकल 52 क्या है, आर्टिकल 53 क्या है, 54 क्या है, 55 क्या है, क्वालिफिकेशन 58 में बतलाया गया है तो वो क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद है हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट के ऑफिस का वैकेंसी, है ना। प्रेसिडेंट के ऑफिस का वैकेंसी किस कंडीशन में, व्हेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम्स द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, तो उस कंडीशन को देखेंगे। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट देखेंगे, है ना। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट देखेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके अंदर में देखेंगे कि प्रेसिडेंट बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया, बीइंग यानी इसी को क्या बोल सकते हैं, अब जो चीजें पास्ट में पढ़ा हुआ है आपने उसको रिलेट करिए। बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, वो क्या करेगा, ही एंजॉयज सेवरल पावर्स एंड फंक्शंस। वहां पे हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे, और पीटी यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बनाने की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। बीइंग इंटीग्रल पार्ट टू द लेजिस्लेचर, उसके पार्लियामेंट्री मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या है वो देखेंगे हम लोग, जहां पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, पावर टू समन एंड प्रोरोग, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, समझ गए बात, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सब देखेंगे। आर्टिकल 111 का रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद जुडिशियल पावर देखेंगे, आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 का है रेफरेंस। जुडिशियल अपॉइंटमेंट का पावर, जो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का के अंदर मतलब के जजेस का अपॉइंटमेंट पावर है प्रेसिडेंट को, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, इमरजेंसी पावर है, तो जो भी है पावर्स एंड फंक्शंस के अंदर में देख करके फिर हम इमरजेंसी पावर भी बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग इमरजेंसी को जो एज ए सब्जेक्ट मैटर यहीं पे कवर कर लेंगे, तीनों ही इमरजेंसी को। और फिर उसके बाद अपने पास बचेगा मतलब ये सारे टॉपिक्स, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, फिर
जल्दी जल्दी हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो लाइकवाइज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो मेंशन है अपने पास पार्ट 5 के अंदर में ऑब्वियस है ना। तो आर्टिकल 52 सिग्निफाइज दैट कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या बोला क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, डिफाइंस एंड लिमिट्स द गवर्नमेंट, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं क्या कि ये गवर्नमेंट की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस को भी बतलाता है। तो लाइकवाइज बतला है ना कि आर्टिकल 52 है, तो उस हिसाब से क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि आर्टिकल 53 ग्रेटर सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड करवा देता है प्रेसिडेंट को, इन द सेंस इट प्रोवाइड्स दैट यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो बहुत बड़ा फंक्शन दिया ना, वेरेवर देयर में बी डिबेट ओवर की प्रेसिडेंट का फंक्शन और विस आपका पीएम का फंक्शन, तो आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट के रोल को ग्रेटर सिग्निफाई कर देता है। जैसे प्रेसिडेंट मतलब यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आगे सुनिएगा क्या बोल रहा है, ही एक्सरसाइजेस सच पावर्स एंड फंक्शंस either directly or through officers subordinate to him in accordance to the constitution। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस होंगे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो बतलाया गया है। समझ गए? तो आर्टिकल 53 को आप कर सकते हैं। और बेसिक यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट को सिग्निफाई करने में, मतलब ज्यादातर बतलाने के लिए। ठीक है, उसी टाइप से आर्टिकल 54, यहां आर्टिकल स्टेट है इस वजह से आर्टिकल को भी हाईलाइट करके चल रहे हैं। आर्टिकल 54 सिग्निफाइज दैट या प्रोवाइज दैट कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा दैट शैल बी बाय इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, एकदम कंसेप्ट वाइज समझिएगा, कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन से इसके इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस। सिर्फ इलेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास राज्यसभा एंड लोकसभा में क्या है, राज्यसभा में कितनी है टोटल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अभी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ है 250, बट अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है 245। और लोकसभा में वही क्या देखता है, हमारे पास अभी जो अपनी स्ट्रेंथ है 543, और मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 552। 550 है एक्चुअली में, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स तो प्रैक्टिस में है ही नहीं, है ना, एज इट वाज एंडेड बाय द 104th अमेंडमेंट एक्ट, वो भी चीजें बतलाएंगे। तो अब यहां पे देखिए राज्यसभा के अंदर में क्या देखते हैं, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट्स और यूटीज कितना हो सकता है, मतलब नहीं, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज 12, उसमें से माइनस कर दीजिए जो बच गए तो 233 अभी एक्चुअल स्ट्रेंथ में से। सिंस आर्टिकल 80 प्रोवाइड्स दैट कि 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है या अभी के समय में बोल रहा है, तो ये कहानी हो गई उसकी। तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, दूसरी बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द एसएलए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस स्टेट में है वहां के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। बताया था आपको कंसेप्ट वाइज कि राज्यसभा भी आपका अपर हाउस है और लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अपना अपर हाउस है, बट in few respect they both the house yani legislative council and Rajya Sabha similar exhibit similar functions and performance, but number of instances में क्या होते हैं वो अनलाइक हो जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के रोल में क्या राज्यसभा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स, यस इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर दे डू नॉट पार्टिसिपेट। क्लियर है ना। तो यही सबसे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके यूपीएससी में, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है, एशियन फिक्सेस में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द एसएलए ऑफ यूटी, है ना, यूटीज ऑफ कौन कौन, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, है ना। अब देखिए दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये 3 यूटीज अपने यहाँ ऐसे हैं जहां पे कि इलेक्टेड हेड है ना, एसएलए है उनके पास। तो दिल्ली और पुडुचेरी को जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, है ना, और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो कौन से प्रोविजन से दिया गया, 78th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से दिया गया। दैट्स व्हाई पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी के एसएलए ने 1992 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लिया। ठीक है, और व्हाट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर,
तो थ्रू द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके थ्रू क्या मिला, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को एंड करके 2 न्यू यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाज क्रिएटेड। तो उसी प्रोविजन से जिस प्रोविजन से कि स्टेटहुड पे फर्क पड़ा, उसी प्रोविजन से क्या कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर शेल हैव एसएलए, तो एसएलए है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ गए ना। अभी डिलिमिटेशन के बारे में कल बात कर रहे थे, तो वो भी जिक्र हुआ था ना कि यहाँ 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था डिलिमिटेशन कमीशन का, और अकॉर्डिंगली उन्होंने सीट्स के बारे में बतलाया। तो जो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, यानी कि जो टेरिटोरियल डिवीजन होता है, ये मान लीजिए अगर सपोज बिहार के अंदर में 40 सीट्स इन द लोकसभा है, 40 है ना, बिहार के अंदर में 40 सीट्स लोकसभा है, तो 40 बिहार इज टू बी डिवाइडेड इनटू 40 डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो अब आप ये बतलाइए कि 40 सीट्स बिहार को दिया गया कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस कौन सा रेफर होता है, 1971, एंड अकॉर्डिंगली बिहार इज टू बी डिवाइडेड इनटू 40 डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये कौन से सेंसस से होता है, 2001 के सेंसस से। दोनों ही सीट का एलोकेशन और सीट का बंटवारा, स्टेट का बंटवारा, दोनों ही कब तक के लिए फिक्स कर दिया गया है, 2026 के लिए, 2026 के लिए। समझ गए ना। तो ये है कहानी अपनी। तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यहां पे ध्यान रखिएगा, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, ये लिख लिए थे ना, ये कौन कौन से थे इलेक्टोरल कॉलेज में, नहीं लिखे थे तो बतला दे रहे हैं, लिख लीजिए फिर से। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, कौन से प्रोविजन से दिया गया, 78 अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ध्यान रखिएगा, जब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली जो है, दिल्ली को रीनेम किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आपने सुना होगा नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस है, कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्राइम सीट है वहां पे, पार्लियामेंट की प्राइम सीट है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहां पे है, सब दिल्ली में, इंडिया की कैपिटल है। दैट्स व्हाई क्या होगा कि जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा वो दिल्ली डेवलप होगा तो इंडिया की प्रोस्पेरिटी दिखेगी। लेजिस्लेटिव जहां पे सीट है अपनी प्राइम, वो अगर दिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रहेगा, तो फिर वो दिखेगी ना इंटरनेशनल इमेज में भी। दैट्स व्हाई नीड ऑफ द आवर की हाँ जरूरत क्या थी हमें, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर में लाने की। दैट्स व्हाई मान लीजिए हरियाणा से कोई रीजन हमने एनसीडी के अंदर में दे दिया, अभी क्या है आपका यूपी के मेरठ तक एक्सपेंशन हो रहा है आपका नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पे। समझ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो इस वजह से दिल्ली को एनसीडी का स्टेटस दिया गया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो लगे हाथ, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली को नेशनल एनसीडी ऑफ दिल्ली बोलते हैं, ये चीज का। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब है कि जो इलेक्शन का मैनर है, आर्टिकल 54 के अंदर में, तो मतलब जो इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, उस कॉलेज में कौन कौन रहेंगे वो आपने लिखा। अब जो है हमारे पास कि इलेक्शन का मैनर क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर, यानी मैनर ऑफ इलेक्शन कौन से आर्टिकल में बता दिया गया, आर्टिकल 55 के अंदर में। तो ये क्या बतलाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर क्या होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस, इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। indirectly elected on the basis of proportional representation by means of single transferable vote. स्टेट्स को प्रोपोर्शन वाइज सीट दी गई, वैल्यू दी गई। अब देखिएगा, ये तो आर्टिकल 55 का एस्पेक्ट हो गया। अब आते हैं क्वालिफिकेशन मैटर, क्या डील किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। क्वालिफिकेशन मैटर जो डील किया गया आर्टिकल 58 में, है ना। वहीं पे आर्टिकल 57 है, दैट प्रोवाइड्स की जो प्रेसिडेंट है ना, आर एलिजिबल फॉर द सेकंड टर्म, है ना, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, कितने भी बार के लिए रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो आर्टिकल 58
क्वालिफिकेशन मैटर्स को बतलाता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पहला क्वालिफिकेशन है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ गया था ना, जब सिविक ऑल मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयज ऑल सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो ये क्या हो जाएगा? पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा हो जाएगा एज वाइज, है ना, शुड बी नॉट लेस देन 35 years एज। तीसरा है क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। और चौथा क्वालिफिकेशन है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। समझ गए ना इसको? तो अब देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑल क्लियर, नॉट लेस देन 35 years एज क्लियर, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, यहां पे ध्यान रखिएगा, एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहां पे बतलाया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे पास जिक्र आएगा, है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तौर पे हम लोग देखते हैं क्या कि मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया कि होल्ड नहीं करना चाहिए। हम लोग और भी अदर जैसे जगह पे देखेंगे, आर्टिकल 18 जो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, वहां पे भी बताया गया था ना कि कोई भी मतलब पहली बार जो जिक्र होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आर्टिकल 18 के अंदर में हुआ था, क्या कि चाहे सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, हु आर वर्किंग इन द कंट्री, है ना, कोई लाभ के मतलब कोई ट्रस्ट हो या फिर कोई लाभ के पद पे हो, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही होल्ड करके, तो पहली बार जिक्र वहां पे हुआ था। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको पेरिफेरल नॉलेज देने की कोशिश की थी। क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? इट्स ए पोजीशन, है ना, इट्स ए पोजीशन बाय द वर्च्यू ऑफ विच that person has capacity to influence legislative action, the person has capacity to influence administrative or executive actions, or that person may have financial gain। समझ गए ना बात को? तो वो पोजीशन है, और उस पोजीशन के होने की वजह से उस पोस्ट पे बैठे हुए आदमी को क्या लेजिस्लेटिव लाभ मिल सकता है ना, मतलब उसके जो लेजिस्लेटिव एक्शंस है वो प्रभावित हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस प्रभावित हो सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रभावित हो सकते हैं, और फाइनेंशियल गेन भी ले सकता है वो आदमी। जैसे आपने देखा होगा ना, क्या इट इज इन दिस सेंस कि अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हेमंत सोरेन जी, जो 2021 का केस था अपना, हेमंत सोरेन जी उस वक्त झारखंड के सीएम थे ना, और ईसीआई डायरेक्टेड गवर्नर ऑफ मतलब झारखंड टू डिस्क्वालीफाई दिस पर्सन, है ना, टू डिस्क्वालीफाई द सीएम ऑफ, है ना, एक्टिंग सीएम ऑफ झारखंड, देन एक्टिंग सीएम ऑफ झारखंड। उन्होंने क्या बोला, क्या कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए हैं, है ना, जिसमें कि आप देखेंगे आर्टिकल 102 भी, और आर्टिकल 102 के अंदर में सेवरल प्रोविजन है, 5 प्रोविजन है एक्चुअली। इसका जो पहला प्रोविजन है ए क्लाउज ए, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मेंशन किए हुए, यानी डिस्क्वालिफिकेशन को बतलाता है, और ए मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ हैविंग ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वहां पे भी जिक्र कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे ना, एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रहे थे, माइनिंग लीज को एलोकेट करना। इट वाज सेड दैट कि उन्होंने खुद के ही नाम पे खुद को ही माइनिंग लीज अलॉट कर ली, यानी सीएम के पोस्ट पे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होते हुए वो खुद को फेवर कर रहे हैं, और उधर अपने पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो भी वो भी एक जो है मतलब ऑफिस ऑफ सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को कंटेन करके रखता है। सिंपल मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज जो अपना एक पार्लियामेंट्री लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, दोनों ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मैटर को कंटेन करके रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर में ऑफिस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को कंटेन करके रखते हैं। तो आर्टिकल 102 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ग्राउंड देता है, 5 ग्राउंड है वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन है। पहले ग्राउंड में आपका और मतलब आर्टिकल 102 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो स्टेट लेजिस्लेचर पे होंगे 89 ऐड कर लीजिए तो 191। तो हेमंत सोरेन जी का किससे होगा? 191 से ना। तो इसके अंदर में 5 प्रोविजंस में पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के कारण डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा है व्हेन पर्सन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा है अनसाउंड माइंड का हो तो। चौथा है बैंकक्रप्ट हो गया हो। पांचवा है क्या कि पार्लियामेंट को इंपावर कर देता है टू मेक अदर प्रोविजंस, है ना,
है ना, कि जिसके बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई किया जा सके। और पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बना दिया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्लियरली। और हाँ, वो आरपीए के अंदर में है, यानी आरपीए के अंदर में सेवरल प्रोविजंस होंगे, जैसे कि करप्ट प्रैक्टिसेस अगर कोई कर रहा हो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। या फिर दैट पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ईयर्स, जो कि राहुल गांधी जी का रेफरेंस देख रहे थे यहाँ पे, ही वाज डिस्क्वालीफाइड ऑन द सेम ग्राउंड, बिकॉज जो लोकल कोर्ट गुजरात सेशन, जो सूरत सेशन कोर्ट है, उन्होंने क्या जजमेंट दिया था? कन्विक्शन फॉर 2 और मोर ईयर्स, है ना, सॉरी, कन्विक्शन फॉर 2 ईयर्स, दैट्स व्हाई। और उसके बाद है क्या कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व रहा हो, है ना, गवर्नमेंट मतलब अगर किसी वर्क में या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे क्या कि गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 25% है, अगर उसमें उस पर्सन का मेंबर ऑफ, जो सिटिंग मेंबर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बहुत सारे प्रोविजन है वहां पे, मतलब सोशल क्राइम्स को प्रमोट करने वाले में, मतलब सोशल एनमिटी को प्रमोट करने वाले में एक्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा हो, तो तब देखेंगे। बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग फिलहाल इतना काफी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग अपने पास कोई लॉज नहीं है, क्या कि व्हाट कंस्टिट्यूट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिवाय इसके क्या कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा डिसाइड होता है। सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, एक लॉज जरूर है, that provides the exemption, that provides the post that is exempted from the office of profit, and it was amended in the year 2013। जो पार्लियामेंट्री, दिल्ली गवर्नमेंट की बात थी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की पोस्ट थी ना, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पोस्ट को आउट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रख दिया गया, और वो लॉज को अमेंड कर दिया गया 2013 में अकॉर्डिंगली। समझ गए बात? तो ये सारी कहानी है। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया है ना कि मतलब आपने, अच्छा एक चीज है, कल भी क्वेश्चन एक पूछा था क्या कि टेल मी द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, नीलम संजीवा रेड्डी इन द ईयर 1997। एक्चुअली क्या हुआ था, सॉरी, इन द ईयर 1977। एक्चुअली क्या हुआ, 1974 में ईसीआई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिफॉर्म्स टू वीड आउट नॉन सीरियस कैंडिडेट, दो प्रोविजंस को लेके आते हैं। पहला प्रोविजन ये है क्या कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम है, दैट शुड बी प्रपोज्ड बाय 50 प्रपोजर्स, दैट शुड बी इनिशिएटेड बाय 50 प्रपोजर्स, एंड दैट शुड बी रेटिफाइड बाय 50 अनदर, मतलब उसको सेकेंडर्स बोलते हैं, उसको रेटिफाई करने वाले 50 डिफरेंट मेंबर्स होने चाहिए। तो 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। और उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 टू आरबीआई, है ना, 15,000 टू आरबीआई, ऐसे कर लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, है ना। और एटलीस्ट जो वैलिड वोट्स क्या होता है, एटलीस्ट 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स आ जाए तो फिर वो रुपए मिल जाते हैं वापस। तो ये दो चेंजेस होने से क्या हो गए, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट पहले 10-10 था, बढ़ा दिया गया, तो नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है वो विद आउट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली जब नीलम संजीवा रेड्डी की बारी थी 1977 में, तो क्या होता है क्या कि देयर वाज 37 मेंबर्स, है ना, 37 मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पे थे। उसमें से क्या हुआ, 36 वर विद आउट और एक अकेले बच गए, दैट्स व्हाई क्या हो गया, अनअपोज्ड जीत गए। यही है ना कहानी। तो ये है नीलम संजीवा रेड्डी जी की कहानी। तो 1977 की बात थी, तो क्या हो गया, वो भी चेंजेस हम लोगों ने देख लिया। अब है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्या, जैसे मान लीजिए बिहार है ना, बिहार को जो बिहार के जो एमएलए हैं वोटिंग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो देखेंगे बिहार के वोट की वैल्यू अलग होगी कंपेयर टू यूपी, क्योंकि यहाँ पे एमएलए ज्यादा है ना, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर भाग लेते हैं, दैट्स व्हाई एमएलए लिख रहा हूं। बिहार के एमएलए की संख्या उसके कंपैरिजन में कम है, सिक्किम उससे कम है, तो जरूरत क्या होगी, क्या कि हम पैरिटी बनाए ना। तो रिगार्डिंग यूनिफॉर्मिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी अमंग द स्टेट्स, दो चीजें की जाती है। हमें एक कैलकुलेशन होता है कि वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए, है ना, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए, ये काउंट किया जाता है कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, है ना, एंड दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। कैसे होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, या टोटल ही होगी ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
elected members of SLA of that state. ठीक है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। तो इससे क्या हो जाएगा, वोट्स ऑफ एन एमएलए निकल के आ गया। ये वैरी करेगा ना, मान लीजिए छोटे स्टेट्स के लिए वैरी करेगा, बड़े स्टेट्स सबके लिए वैरी करेगा, डिपेंड करता है क्या कि उस स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, और पॉपुलेशन के हिसाब से एसएलए में सीट्स भी दिया गया, दैट्स व्हाई इट विल बी वेरिएबल इन नेचर। अब उसके बाद इसको हम लोग पुट कर देते हैं दूसरा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमपी, है ना, एक एमपी की वोट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जब हम बिहार का निकालिए, यूपी का निकालिए, गोवा का निकालिए, तो टोटल हमको वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए तो निकल गया ना। उसमें क्या होगा, इसको हम कर इसमें पुट कर लीजिए, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल द स्टेट्स डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या। देखिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो एस्पेक्ट है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी अमंग द स्टेट्स। अब क्या होगा कि जब से हमारे पास मिल गया, यहां पे देखिए सारिफ उसको यूज कर लिया गया एमएलए के टोटल, मतलब जितने भी इंडिया में एमएलए हैं उनके वोट्स के मतलब पहले एक एक स्टेट में निकाल लिया गया, वेरिएबल इन नेचर रहा होगा। अब क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए, तो यहाँ पे एक पैरिटी मेंटेन हो जाती है ना, क्या कि यहाँ एक एमपी जो वोटिंग करेगा वो एक मतलब इतने पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होगा, तो सब कुछ सिमट के किस पे आ जाएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वोटिंग करेंगे उस पे आ जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज कर लिया गया इसमें, दैट्स व्हाई। अब देखिए क्या होगा कि जैसे एमपी वगैरह, एमपी अब वोट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखिएगा कौन से कैंडिडेट जीतेंगे यहाँ पे, द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड वोन, नॉट द कैंडिडेट हु सिक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, बट द कैंडिडेट हु सिक्योर्स सर्टेन वोट्स देन कोटा, है ना, हु सिक्योर्स द वोट, मतलब जो कोटा है ना, कोटा से ज्यादा वोट उसको आया होगा तभी वो जीतेगा। तो कोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कोटा बोल देते हैं, कोटा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड, टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1, समझ गए। तो ये हो जाएगी अपनी कोटा की वैल्यू। अब ये बताइए कि उस साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा होगा तो कोटा की वैल्यू तो हमें पता होगी ना, तो जो कैंडिडेट, क्योंकि टोटल वैलिड वोट पोल वगैरह जितने आ रहे हैं इसमें फिक्स वैल्यू आएगी, और जो कैंडिडेट कोटा से ज्यादा वोट ले आता है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है, नहीं होगा ना, हाँ, इसका 50%, पहले तो हमें टोटल वैलिड वोट्स जो पोल्ड होंगे इसका सबका वैल्यू निकलेगा, है ना, जितना होगा सबको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यानी कहने का मतलब है कि एक सर्टेन वैल्यू आपको पता होगी क्या कि हाँ कोटा हमारा इतने पे आ जाएगा। अब एक केस इमेजिन करिए कि कोई एक कैंडिडेट है, उसको ये वोट, ये वैल्यू आया ही नहीं, जो सबसे ज्यादा वोट ला रहा है उसको ये वैल्यू आया ही नहीं। नॉर्मल इसके कॉन्ट्रेरी में हम लोग क्या समझते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, और ये क्या हो जाएगा, इनका जो वोटिंग होता है प्रेसिडेंट का वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या फिर उसमें हम लोग कोटा देखते हैं, इसमें समझते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सपोज ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ए है ना, ए में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे पास 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट में सपोज 5000 लोगों ने वोट किया, कैंडिडेट है 10, 5000 लोगों ने वोट्स किया, है ना। अब एक जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उसको मिल रहा है सपोज 1000 वोट, समझिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है उसको मिला 1000 वोट, बाकी को कम मिला है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मतलब ये बताइए कि 1000 वोट लाया और मतलब इसमें जीतेगा कौन कैंडिडेट, सपोज ए है अपना, ए सिक्योर्स 1000 वोट, तो कौन जीत गया, और ये पता है कि मैक्सिमम यही है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है वो कौन होगा, हु सिक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको वोट कितने पड़े, 1000 मात्र ना,
अनलाइक करने वाले कितने कैंडिडेट थे इसको? 4000 ना। 4000 मतलब 4000 लोग इसको नहीं पसंद करते थे, फिर भी ये जीत गया। तो इसमें आप डिमेरिट के तौर पे क्या देख पा रहे हैं? क्या कुछ डिमेरिट नजर आया इस सिस्टम की, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की? हाँ, यानी कि इसको नापसंद करने वाले लोग ज्यादा थे, ऑल्दो ही वाज विनिंग, मतलब ही गॉट इलेक्टेड फ्रॉम दैट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लियर है ना? इसी चीज को रिमूव किया जाता है कहां पे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर में। समझ गए ना सिग्निफिकेंस? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको दूर किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर में। क्या किया जाता है? सपोज यहाँ पे जितने भी जो भी वोटर्स होंगे, यहाँ पे जो वोट इनके, अच्छा प्रेसिडेंट के लिए वोटर कौन हो जाते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। हम तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पे क्या होगा? सपोज मान लीजिए 3 कैंडिडेट है हमारे पास, 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो अगर मैं वोट करूं, सपोज हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे ट्रीट हो लेते हैं, अगर मैं करता हूं ABCD, सपोज हम लोग यहाँ पे 4 मेंबर है, तो मैं अपने प्रेफरेंसेस बतलाऊंगा कि 1 नंबर कैंडिडेट पे मुझे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे कौन पसंद है। समझ गए? तो मैंने अपने प्रेफरेंशियल बतलाए। अब ये आता है कि क्या प्रेफरेंसेस बतलाना कंपलसरी है? नो, है ना, प्रेफरेंसेस बतलाना, लेकिन एक प्रेफरेंस आपको बतलाना ही पड़ेगा। समझ गए? तो उसी तरह से सबने अपने अपने प्रेफरेंसेस बतलाए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो प्रेफरेंसेस बतलाने के बाद क्या हो गया कि हमें पता होगा ना क्या कि कोटा जो है, कोटा और सबके एक वैल्यू, जैसे MP के एक वोट की वैल्यू निकल के आ गई ना। सपोज हमारे पास 323 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि एक को कर रहा था, इसके वोट की वैल्यू तो हमें आ गई ना। ये MP का वैल्यू कैलकुलेट करके, एक MP के वोट का वैल्यू जो कैलकुलेशन होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 323 से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ये वैल्यू कोटा से ज्यादा है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके बाद क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ गए ना कि क्या होता है कि हमें अपने प्रेफरेंसेस बतलाने पड़ते हैं। और इस सिस्टम में क्या होता है कि द विनिंग कैंडिडेट इज नॉट द कैंडिडेट हु सिक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट रेदर देन हु सिक्योर्स सर्टेन वोट्स देन कोटा। यही है, यही जीतेंगे कैंडिडेट। तो अब अगर देखा जाता है क्या कि किसने कोटा अचीव किया, कोटा अचीव करने वाले अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? जो लीस्ट प्रिफर्ड कैंडिडेट है, लीस्ट प्रिफर्ड कोई तो होगा ना, उसके वोट्स की वैल्यू को सब में जोड़ दिया जाता है, तो कुछ तो वैल्यू राइज करेगी। और देखा जाता है कि क्या कोटा अचीव हुआ, नहीं तो फिर सेकेंड लिस्ट प्रिफर्ड जो कैंडिडेट है उसके वोट्स की वैल्यू सब में ऐड कर दी जाएगी, तो फिर देखा जाएगा कोटा अचीव हुआ या नहीं। इसी वजह से क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट ट्रांसफर कर दी जाती है सबके अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनलाइक की जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम था उसमें क्या होता था कि डायरेक्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट ले आए, चाहे वो 10 ही क्यों ना लाए, तो दैट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड वोन। बट यहाँ पे क्या है कि कितने ला रहे उससे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि कोटा, ये देखा जाएगा कि कोटा उसने अचीव किया या नहीं किया, है ना। तो ये मतलब FPTP के जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर कर दिया जाता है। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेट वाइज पैरिटी भी मेंशन हो गई, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन MLA जो वैरी करेगा वो स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। और उस स्टेट के जो नंबर, अगर स्टेट का SLA का यहाँ पे देखे ना कि नंबर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ SLA अगर ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है क्या कि वैल्यू कम आने लगेगी, है ना। तो ये है सब चीज। अब देखिए जब इलेक्शन हो गया है ना, इलेक्शन कंडक्ट हो गया, तो हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाए। तो हम लोग टॉपिक ले लेते हैं डिस्प्यूट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, है ना। सबसे पहले इंक्वायर्ड और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंक्वायर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना, इंक्वायर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे देखिएगा दो चीजें हैं क्या कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज नॉट डिक्लेयर्ड वाइड। किस किस की वजह से वाइड डिक्लेयर नहीं करेंगे? ऑन द ग्राउंड की वो इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। जैसे अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और पता है कि अपने पास जम्मू एंड कश्मीर यूटीज की तौर पे हैं, बट SLA है वहां पे, तो लेकिन वहां पे तो डिमार्केशन हुआ ही नहीं था, डेलिमिटेशन हुआ ही नहीं था। दैट्स वाई क्या हुआ कि इलेक्शन वहां पे तो पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं, तो क्या हम इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए? नो,
सो वही बात बोल रहे हैं क्या कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर दिया जाएगा कि वो इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। एक तो ये बातें हो गई। दूसरी बात ये है कि इंक्वायरी कौन कर रहा है इसकी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो इंक्वायरी होगा और जो डिसीजंस होंगे वो फाइनल होंगे इन दिस रिगार्ड, है ना। डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, विल बी फाइनल। कैसे? अब यहां पे दो चीजें आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है क्या कि नहीं सच में इलेक्शन वाइड है, तो प्रेसिडेंशियल वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म आ गया ना फिर तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इफ डिक्लेयर्स कि हाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज वाइड, तो अब तो जो प्रेसिडेंट है वो तो रह नहीं पाएंगे। तो क्या आज तक प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, अब तक प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उनका क्या होगा? उन डिसीजंस का क्या होगा? क्या वो वैलिड रहेंगे या इनवैलिड हो जाएंगे? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, डिसीजंस टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन शैल बी वैलिडेट, शैल बी वैलिड, है ना, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। ध्यान रहेगा ना। तो ये सारे कुछ चीजें इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, व्हिच डिसीजन इज फाइनल इन दिस रिगार्ड। हम इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि वो इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा इस डायरेक्शन में। और बिफोर इफ मतलब एनी एक्शंस, लेजिस्लेटिव एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कोई भी एक्शंस हो प्रेसिडेंट के, शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दैट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाइड। समझ गए ना। तो वो वैलिड रहेंगे। मतलब फिर से मैं वापस बोल दे रहा हूं कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो अब तक डिसीजन लिए गए थे वो वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिडेट नहीं करेगा। समझ गए? ये कहानी है इसकी। अब हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। वैकेंसी ऑफ द, अच्छा एक चीज था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सर्टेन कंडीशंस भी बतलाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या प्रेसिडेंट, वो है, उसको देखते हैं। सर्टेन कंडीशन में क्या किया कि प्रेसिडेंट जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, अगर मतलब क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक्सेप्शन में मेंशन किया गया है, जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, मिनिस्टर्स का ऑफिस, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक्सेप्शन में एग्जेम्प्ट किया गया है। ये सारे ऑफिस को, मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कंडीशन देता है, क्या कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस का एक्सपेंसेस होगा वो कहां से? कंसोलिडेटेड, मतलब चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ गए? ये सारी कहानी है। ओथ जो है उनको कौन डिक्लेयर करवाएंगे? ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सीजीआई। समझ गए? जो प्रेसिडेंट है मतलब शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हैं, कोई जीत जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा उनको? ऑन बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो उनके ऑफिस को वैकेंट समझा जाएगा। समझ गए बात? ये सारी कहानी है। उसके बाद इनवेलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस कौन डिटरमाइन करता है उनकी? इनवेलमेंट, अलाउंसेस पार्लियामेंट ही डिक्लेयर करता है। ये ओथ जो है एडमिनिस्ट्रेट कौन करवाते हैं? सीजीआई। अगर सीजीआई ना हो तो ओथ जो है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीजीआई। अगर सीजीआई ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई तो होंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। अभी सीजीआई एंड 33 अदर जजेस हैं। यही कहानी क्लियर है। तो अब उसके बाद है, हम लोग देख लेते हैं रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यहां तक क्लियर है सब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है अपना कुछ कंडीशंस प्रेसिडेंट ऑफिस के रिगार्डिंग देके रखता है। अच्छा ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वालिफिकेशन मैटर दिया गया है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, कौन से हाउस के मेंबर्स के तौर पे क्वालिफाइड होना चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा? क्लियर है। अब आगे दे दीजिए रिमूवल प्रोसेस। तो रिमूवल प्रोसेस जो है ना, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस, इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, है ना, क्वासी जुडिशियल। इन द सेंस ये सेमी जुडिशियल नेचर का, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी वगैरह इन्वॉल्व होता है।
कैसे देखते हैं? जो रिमूवल है ना इनका इनका जो टर्म है नॉर्मल टर्म कितना है? 5 years। और बट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस अर्लियर, है ना, मतलब कंप्लीशन से पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। और अपने रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करते हैं वो? हाँ, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है यहां तक? बट कैन बी रिमूव्ड अर्लियर ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट, है ना। तो इम्पीचमेंट क्या हो जाएगा? इम्पीचमेंट हो जाता है रिमूवल रिजोल्यूशन। समझ गए ना? मतलब कब कब रिमूव हो, मतलब कब कब वैकेंसी क्रिएट होती है? नॉर्मल टर्म के कंप्लीशन के बाद, या फिर अर्ली रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। रेजिग्नेशन कभी भी दे सकते हैं, राइटिंग मतलब राइटिंग लेटर टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद कैन आल्सो बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हो गया आपको आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन किया गया। और इम्पीचमेंट सिंपली है क्या? ये है रिमूवल रिजोल्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है यहां तक? अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि आर्टिकल 61 के अंदर में जो प्रेसिडेंट के रिमूवल रिजोल्यूशन रिमूवल प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया वो क्या क्या है। तो ग्राउंड क्या है रिमूवल रिजोल्यूशन के लिए? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पीटी के क्वेश्चंस में पूछ दिए जाएंगे, 2-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, चूज करने का रहेगा, यही करिएगा। इमोशंस में नहीं आना है क्या कि हाँ इसी से तो मिलता जुलता है सब कुछ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही अपना ट्रूथ है, फाइनल है। तो ग्राउंड क्या हो जाएगा? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिमूवल रिजोल्यूशन जो है, इनिशिएशन जो होगा वो कौन से हाउस में होगा? बोलिए। इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। तो यहीं से आपके पीटी के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। कंडीशन इज दैट कि जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स। समझ गए ना? कि वो रिमूवल रिजोल्यूशन मस्ट बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, तभी जाके रिमूवल रिजोल्यूशन एडमिट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां पर प्रेसिडेंट को 14 डेज एडवांस नोटिस भी दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 14 डेज प्रायर नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट कि हम आपके ऊपर में रिमूवल रिजोल्यूशन लाने वाले हैं। कितने दिन का एडवांस नोटिस दिया जा रहा है? 14 डेज का। तो ये भी हमारे लिए पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 डेज एडवांस नोटिस या प्रायर नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा यहीं पे, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे मतलब प्रेसिडेंट हो, इन दोनों को क्या है 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है। क्लियर? हटाने का। अब क्या है कि मान लीजिए ग्राउंड भी अपने को क्लियर हो गया, किसी भी हाउस में इनिशिएट हो जाएगा, 14 डेज का प्रायर नोटिस भी मिल गया। अब हाउस में एडमिट हो जा रहा है ना, एडमिट होगा तो यहां पे क्या होता है? हाउस में जिस भी हाउस में एडमिट होगा तो एडमिट होने के बाद क्या होगा? उस रिमूवल रेजोल्यूशन को पास होना चाहिए। तो पास होने के लिए कौन सी मेजोरिटी है? यानी दैट इंपीचमेंट बिल या रिमूवल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। यहां पे देखिए स्पेशल मेजोरिटी तो है बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। मस्ट बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी of 2/3 of the total strength of the house। 2/3 of the total strength of the house। ध्यान रखिएगा इसको। अपने पास आर्टिकल 368 में क्या बोला गया? स्पेशल मेजोरिटी को क्या डिफाइन किया गया बताइए? मतलब मेजोरिटी ऑफ द हाउस जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड नॉट लेस देन 2/3 मतलब 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। यही है ना। जबकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्पेशल मेजोरिटी तो है बट क्या है? ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। समझ गए ना? तो ये डिफरेंस हो जाता है आर्टिकल 368 के अंदर में जो स्पेशल मेजोरिटी मेंशन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368 यहाँ पे वो डिफरेंट है। क्लियर? तो पास हो गया। पास होने के बाद क्या हो? यहाँ पे मान लीजिए वो रिमूवल रेजोल्यूशन पास हो जाता है उस हाउस से। नाउ सेंट टू द
अनदर हाउस। रिमूवल रेजोल्यूशन पास होने के बाद दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। अब यहां पे प्रेसिडेंट को राइट है टू अपीयर और टू बी प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन दैट हाउस। जब सेकेंड हाउस में जाएगा ना तो प्रेसिडेंट के पास राइट है, राइट टू अपीयर, राइट टू अपीयर, उसके बाद और टू बी प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड है ना इन इन्वेस्टिगेशन। यहां पे हो जाता है जब दूसरे में। क्लियर है ना ये चीज? प्रेसिडेंट अपीयर हो सकते हैं अपने बिहाफ पे, अपने को प्रेजेंट करवा सकते हैं किसी को, इन्वेस्टिगेशन करेगा हाउस, और अगर वो हाउस भी विद द सेम मेजोरिटी है ना, यहाँ पे यही टू स्पेशल मेजोरिटी विथ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से पास कर देता है ना, और जिस समय वो पास हो जाता है प्रेसिडेंट स्टेंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। मतलब दूसरा हाउस जिस दिन बिल को पास करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द सेम डेट सेम टाइम। क्लियर है ना? ये कहानी है उसके रिमूवल की। हाँ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है 14 डेज, तो वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। वो इसीलिए दिया जाता है कि प्रेसिडेंट भी अपने को तैयार कर पाए ना। मान लीजिए अब उनके ऊपर में इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट हाउस में जब गया तो फर्स्ट हाउस अगर इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी किया है ना, और सस्टेन कर दिया कि नहीं, रिमूवल रेजोल्यूशन पास कर दिया सस्टेन करके, तो इसका मतलब, और प्रेसिडेंट को 14 डेज प्रायर नोटिस दिया कि प्रेसिडेंट भी अपनी तैयारी करके रखे। और अभी तक क्या है, किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट जो कि रिमूवल रेजोल्यूशन के लिए वर्ड यूज किया गया सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना। रिमूवल बहुतों सबका है, बट इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वर्ड यूज किया गया, वो भी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 के अंदर में। क्लियर है ना? अब जब प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे तो ऑफिस की वैकेंसी हो जाएगी ना, तो हम लोग वैकेंसी एक टॉपिक के तौर पे कर लेते हैं। तो टॉपिक दे दीजिए, वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वैकेंसी कब कब हो सकती है, मतलब ये एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म, नॉर्मल टर्म ऑफ 5 इयर्स। दूसरी वैकेंसी कब हो सकती है, रेजिग्नेशन के केस में। तीसरी वैकेंसी मतलब साथ ही लिख लेते हैं, रेजिग्नेशन है, इंपीचमेंट है, डेथ है, और अदरवाइज। ठीक है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया के ही तौर पे डिस्क्वालीफाई करके, सिटीजन ऑफ इंडिया ही सीज कर गए वो होने से, तो अदरवाइज में ले लेंगे उसको। यहां रिमूवल भी ले लीजिए, है ना, इम्पीचमेंट तो लिख ही दिया। तो ये सारा कंडीशन क्या है कि आपको ग्राउंड बतलाता है वैकेंसी का। अब देखिए इस केस में क्या होगा, एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म में अगर वैकेंसी है तो इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर एक्सपायरी, यानी कि जो इनका टर्म है उसके एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन इन सब के केस में जब वैकेंसी हो जाएगी, ये सब केस तो तैयार नहीं है ना, मतलब ऑल ऑफ सडन अराइज हो गया। इस केस में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा, इलेक्शन इज कंडक्टेड विद इन 6 मंथ्स। समझ गए ना? बाकी केसेस में इलेक्शन कब कंडक्ट करवा लिया जाएगा, 6 मंथ्स के अंदर। तो ये भी अपना है। तो नॉर्मल टर्म के केसेस में, नॉर्मल टर्म के केस में इलेक्शन को कंडक्ट करवा लिया जाएगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। और जैसे इसलिए देखिएगा कि 25 जुलाई को अगर प्रेसिडेंट का, न्यू प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है तो इसके पहले ही इंडिया को प्रेसिडेंट मिल जाता है अगले वाले,
न्यू इनकम्बेंट जो है दे आर इलेक्टेड ऑलरेडी, और 25 जुलाई को वो नया ऑफिस संभाल लेते हैं। इसलिए देखिएगा कि वो 25 अभी जो कुछ टाइम से चल रहा है वो फ्रीक्वेंट आपका 5 साल का गैप है, 25 जुलाई को ही हो रहा है, देखिएगा उसमें मेंशन रहेगा। अब देखिए अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर जो प्रेसिडेंट मतलब वेकेंट हो गई ऑफिस, तो फिर कौन करेंगे? प्रेसिडेंशियल फंक्शन कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये भी नहीं है तो सीजीआई। अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यही ऑर्डर चलेगा। समझ गया ना? अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, नहीं है तो सीजीआई, नहीं है तो फिर ये एक पर्सन का नाम बतलाइए जो कि हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज सीजीआई, एक ही है मात्र, वो तीनों रोल प्ले किए। एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, समझ गए? एम हिदायतुल्ला वो एक्चुअली सीजीआई थे, है ना? सीजीआई थे, तो जब वीवी गिरी साहब थे तो वीवी गिरी साहब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे थे। वो वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफिस वेकेंट हुआ तो फिर वीवी गिरी साहब प्रेसिडेंट का काम किए, तो ये उस वक्त फिर नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो गए। और जब वीवी गिरी साहब जो है मतलब जब तक प्रेसिडेंशियल मतलब वेकेंट रहा, तो फिर जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे तो प्रेसिडेंट का काम कर दिया। एम हिदायतुल्ला, ठीक है? तो वैकेंसी वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया। एम हिदायतुल्ला, स्पेलिंग देख लीजिएगा कुछ भी। तो जो रिमूवल प्रोसेस है वो क्या है आपका? क्वासी जुडिशियल ना, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द मैटर ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाय बोथ द हाउस। और क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बट अपने कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जिस दिन दूसरे हाउस से पास हो जाता है उसी दिन प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है स्टैंड्स टू बी रिमूव, प्रेसिडेंट जो है स्टैंड्स टू बी रिमूव, ऑफिस वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को समझ लेते हैं, ठीक है ना? प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को समझ लेते हैं। तो इसके अंदर में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे ना आप, इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या देंगे? बीइंग, मतलब आपने देखा क्या प्रेसिडेंट इंटीग्रल टू द पार्लियामेंट है? बताइए, इंटीग्रल टू द एग्जीक्यूटिव्स है? बीइंग यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको जो है क्या देगा? एक मतलब इमेंस लेवल पावर्स एंड फंक्शंस प्रोवाइड करवाएगा। तो इंट्रोडक्टरी में आप, या फिर ये हम बोल सकते हैं आप जहां पे भी कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में डिबेट हो पावर्स एंड फंक्शंस को लेकर के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन और पीएम एज रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? रियल हेड। तो ऐसा करके ताकि वो दोनों का ही एस्पेक्ट को मतलब इंक्लूड करे, कोई कंट्राडिक्टरी रोल नहीं किया। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है, इस वजह से हम उसको अपने इंट्रोडक्शन में ही ले लिए। क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन के पूछने के तरीके के अगेंस्ट हम क्या बोल रहे हैं, क्या कि नहीं हमारा व्यू ये है, हम शुरू से ही वो चीज बतलाए। हाँ, इंस्टेंसेस जहां पे कि पीएम के रोल को हाईलाइट किया जा सकता है, और द इंस्टेंसेस वेयर प्रेसिडेंट के, चूंकि प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट आगे आ रहे हैं तो इस वजह से प्रेसिडेंट का पहले लिखिए फिर पीएम का लिखिए, ठीक है ना? तो वो इंस्टेंसेस बतलाइए, वो प्रोविजंस बतलाइए जहां पे कि प्रेसिडेंट के रोल हाईलाइटेड है, वो प्रोविजंस बतलाइए जहां पे कि प्रेसिडेंट बस ऐसा लगता है कि डीजी और हेड बन के रह गया, सिंबॉलिक हेड बन के रह गया। आपको इंस्टेंसेस बतलाना है, समझ गए ना? वो या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो हम पावर्स एंड फंक्शंस पे अब देखते हैं। तो जो स्टेटस प्रेसिडेंट को अकॉर्ड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग वी कैन एनालाइज कि बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, इमरजेंसी पावर है, मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, समझ गए? ये सारे पावर्स अगर प्रेसिडेंट को हैं तो सबसे पहले हम लोग कौन सा, कोई सा भी देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स को ही देखते हैं। सपोज प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, तो चीजों को लिखने के लिए भी हम सीखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्टरी में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज सेवरल पावर्स एंड फंक्शंस। तो एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आ जाएगा कि हाँ चलिए आपने
सिलसिलेवार ढंग से लिखने की कोशिश की है, और ना कि हम एकदम रटे रटाए टाइप है। तो चीजों को इंटरप्रेट करेंगे, लिखेंगे ना, तो खुद ही उसका अलग मजा रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन। अगर आपको लगता है कि आर्टिकल्स को रेफरेंस करना चाहिए तो लिख करके आर्टिकल ब्रैकेट में डाल दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखिए क्या क्या पावर्स हैं, पावर्स एंड फंक्शंस हैं, देख लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तौर पे देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मेक्स, सीधा सीधा लिखते हैं, मेक्स रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस को सुचारू, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कौन बनाता है, प्रेसिडेंट। तो यहां से पीटी के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और यही चीज कहां पे बता दिया गया, आर्टिकल 77 क्लाउज 3 के अंदर में। यानी प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये ब्रिटिश लीगेसी में आता है? आपको ध्यान होगा क्या कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, ही वाज आल्सो हैविंग द सेम पावर टू मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। समझ गया ना, ये ब्रिटिश लेगेसी यहां पे भी दिख जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पे क्या क्या किसको किसको अपॉइंट करता है। यानी कि इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको हम अच्छे से क्या लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट बीइंग रूल मेकिंग अथॉरिटी मेक्स रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन। यानी कि हमने प्रेसिडेंट के रोल को एम्फसाइज कर दिया कि भाई आपके रोल को सिंपल वे में क्यों थोड़ा सा एग्जीगरेट करके बताते हैं। बीइंग रूल मेकिंग अथॉरिटी ही मेक्स रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट बीइंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही अपॉइंट्स सेवरल पोस्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, जैसे हम लोग देखते हैं कि किसको किसको अपॉइंट करते हैं, ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बदले अदर मिनिस्टर्स को भी बोल दिया। अब यहां पे देखिएगा कि अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हुज रिकमेंडेशन, पीएम के रिकमेंडेशन पे। समझ गए ना, क्या कि पीएम को अपॉइंट किया किसने, प्रेसिडेंट ने, और मिनिस्टर्स को पीएम को अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने, और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, बट किसके रिकमेंडेशन पे। तो अब ये बतलाइए कि दोनों ही पोस्ट जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोटेक्शन दिया है इनको, क्या कि हाँ इतने साल के लिए आप पीएम बन गए तो बन गए। आप अगर पीएम बने तो कितने साल के लिए पीएम बने, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गारंटी दी गई है? हाँ, यानी क्या कि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नॉर्मल टर्म, वो भी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नॉर्मल टर्म 5 इयर्स रिकॉग्नाइज किया गया है। समझ गया ना, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आज अगर मिनिस्ट्री अपना देखते हैं, मिनिस्ट्री नई कंस्टिट्यूट हो गई, आज अगर पीएम को लगता है कि हम मिनिस्ट्री को रिशफल करें, अभी करें रिशफल, तो मतलब ही विल मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट कि हाँ रिशफल करिए, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिशफल करिए, तो कभी भी करवा सकते हैं। अगर पीएम जो है एक दिन, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय पीएम जो कंसेप्ट है अपना, अगर मेजोरिटी ही लॉस कर जाती है तो क्या ये गवर्नमेंट में बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। दैट्स व्हाई उनको क्या रिकॉग्नाइज किया, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यानी कि कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पे तो किया गया है, बट उसी में हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, कुछ के अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और वो ऑफिस जो है किस पे डिपेंड करता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। आप गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, और उनका ऑफिस जो है क्या किस पे डिपेंड करता है, प्रोटेक्टेड है इनका ऑफिस? नहीं, वो भी किस पे डिपेंड करता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ गए ना बात? हाँ हाँ, पीएम का रिकमेंडेशन। देखिए एक चीज है कि मान लीजिए बाइंड, चूंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे इनको रिकमेंड किया गया, और क्या बोला जाता है, ये एक एक्चुअली आपका सब्जेक्टिव चीज हो जाता है। आर्टिकल 53 के अंदर में बोल दिया गया ना कि ही एक्सरसाइजेस हिज पावर्स एंड फंक्शंस आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे ऑफिस को रिकॉग्नाइज किया गया, वहीं पे आर्टिकल
ये बोल देता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब अगर एक्चुअली ये देखा जाएगा कि एड एंड एडवाइस मतलब ये कंबाइंडली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम अगर दे रहा है प्रेसिडेंट को, तो क्या प्रेसिडेंट बाइंडिंग है एडवाइस को मानने को? तो नो, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बिकॉज 44th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिटर्न द एडवाइस और बिल, एक बार वो रिटर्न कर सकते हैं। समझ गए, बाइंडिंग नहीं है, एक बार रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद अगर दोबारा जाता है तो ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू, वो बाइंडिंग हो जाता है तब। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग, क्योंकि उसके पास रिटर्न करने का पावर है। कितनी बार के लिए रिटर्न कर सकता है? एक बार के लिए। तो अब चूंकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ना, बार बार पता लगा कि एडवाइस ही रिटर्न कर रहे हैं, समझ गए ना? तो ये सारी चीज एक बार हुआ था 1997 और 1998 की बात है, व्हेन देयर वाज इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्लानिंग वाज टू इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ऑफ यूपी। तो 1997 में जो प्रेसिडेंट थे और तभी जो गवर्नमेंट थी, एक मतलब पीएम थे आई के गुजराल एक मरतबा, और एक मरतबा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो आई के गुजराल साहब ने देन प्रेसिडेंट जो के आर नारायण है ना, तो उनको उन्होंने रिकमेंड किया और उन्होंने एडवाइस को रिटर्न कर दिया, नहीं माना। एक्चुअली उनके पीछे कहानी ये थी कि उन्होंने जो है एसआर बोमई केस तभी 1994 में आया था, और एसआर बोमई केस वाज द बेंचमार्क रिगार्डिंग कि क्या होना चाहिए, एक सस्टेनेबल और वायबल ग्राउंड प्रेसिडेंट रूल को इंपोज होने के लिए क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नो, दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने एडवाइस को रिटर्न कर दिया। गवर्नमेंट ने भी तभी जबरदस्ती फिर नहीं करी, क्योंकि उनको बुलाया गया, मतलब बतलाया गया, बात की गई, बट उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। तो गवर्नमेंट ने प्रेशराइज ही नहीं किया इसको, समझ गए? तो ये अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की खूबसूरती है। होलसेल पर्पस क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहे हमारा, और वो कब होगा? जब प्रेसिडेंट और पीएम जो है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम और प्रेसिडेंट स्मूथ वे में काम करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को निभाएं, ना कि इस डिबेट में वो उलझ जाए कि कौन सा पावरफुल है। समझ गए ना? तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पे एक देख लिया। अब एक ऑफिस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एजीआई का तो अपॉइंटमेंट भी करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, मतलब उसके टर्म्स सर्विस कंडीशन को भी बतलाते हैं। समझ गए? मतलब उसको अपॉइंटमेंट करके उसकी सर्विस कंडीशन को भी डिटरमाइन करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड डिटरमाइन हिज सर्विस कंडीशन। ठीक है, तो थोड़ा अलग हो गया। और एजीआई का भी किस पे डिपेंड करता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ही डिपेंड करता है। एजीआई का टर्म जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ही मतलब डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसके किसके हो जाते हैं? मेंबर्स एंड मतलब चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, है ना, सीएजी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह के अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाते हैं प्रेसिडेंट। तो 3 अलग अलग हेडिंग में हम लोग इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाले रोल को समझ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अगला हम लोग देख लेते हैं इनके फंक्शंस में। इसको हटाएंगे बीच से, थोड़ा इसलिए करके बतला रहे इस टाइप से, हेडिंग सब हेडिंग में क्या कि चीजें माइंड में स्ट्राइक करे। जब आप लिखेंगे ना कि हाँ अपॉइंटिंग में भी 3 टाइप से देखते हैं इसको, तो वो पीटी के हिसाब से कंसेप्ट बिल्डिंग होता रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट एज इंफॉर्मेशन सीकिंग अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन सीकिंग अथॉरिटी, तो आर्टिकल 78 जो है इनको इंपावर करता है। क्या इंपावर करता है? कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव अफेयर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की जानकारी ले सकता है। समझ गया? मतलब प्रेसिडेंट को ये इंपावर किया जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी वो पीएम से इंफॉर्मेशन ले सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव अफेयर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी वो लेगा। ठीक, आगे
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको आर्टिकल 78 के ही अंदर में एम्पावर किया गया है कि अगर कोई डिसीजन है ना विदाउट कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिया गया है तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं पीएम को टू मेक कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है क्या कि एनी डिसीजन हैज बीन टेकन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट पीएम टू मेक कंसिडरेशन ऑफ सच डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ गया ना बात को? तो इस लाइन को लिख लीजिए, इफ एनी डिसीजन हैज बीन taken by council of any decisions has been taken without consideration of council of ministers, so president directs pm to make it considered by the council of ministers। तो ये अपने क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सीकिंग अथॉरिटी के तौर पे। उसके बाद लिख लीजिए प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स रेगुलेशन, अगला लिख लीजिए प्रेसिडेंट ही मेक्स रूल्स रेगुलेशंस for the peace and progress of Andaman Nicobar, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu, and Ladakh, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख। ये हो गया। ठीक है ना? तो ये सब पीटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं सीधे सीधे, क्या कि किसके लिए प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। पीस एंड प्रोग्रेस, अंडमान निकोबार, लद्दाख, मतलब अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख। समझ गए ना? ये हो गया। आगे है कि प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल, आईएससी को अपॉइंट करता है। आईएससी के बारे में कहां मेंशन है? आर्टिकल 263। आईएससी क्या है? एक्चुअली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को इनहेंस करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को इनहेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक प्रोविजन है आर्टिकल 263 के अंदर में इंटर स्टेट काउंसिल। तो प्रेसिडेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से ये है क्या कि आईएससी को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। चेयरमैन कौन हो जाएंगे इसके? पीएम चेयरमैन हो जाएंगे। मेंबरशिप में मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द एसएलए वगैरह। बाकी उसमें जब आएंगे तो देखेंगे। पर्पस, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यूपीज के होते हैं। पर्पस क्या होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को इनहेंस करने वाले मैकेनिज्म। एक्चुअली में आईएससी तो था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही, बट इट वाज एस्टेब्लिश्ड ओनली इन द ईयर 19 मतलब इट वाज मतलब मेड पॉसिबल कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1990 में। और किसके रिकमेंडेशन पे? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन। ध्यान होगा ना, सरकारिया कमीशन पढ़े थे कभी? सरकारिया कमीशन जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे बनाई गई थी कमीशन, है ना? 1983 में बनाया गया और 87 में उन्होंने अपने रिकमेंडेशन सबमिट कर दिए। और सेंटर स्टेट रिलेशन जो एक्चुअली होम मिनिस्ट्री के अंदर में ये एज ए सब्जेक्ट मैटर आता है। तो किसकी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के रिकमेंडेशन पे दिया। इसने बोला था क्या कि मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रिगार्डिंग कि इंटर स्टेट काउंसिल शुड बी एस्टेब्लिश्ड, क्लियर, अंडर आर्टिकल 263। ठीक, आगे एक और लिख लीजिए, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज, president declares scheduled areas and administration of scheduled and tribal areas। ये एक बार आपको पहले ही बतलाए हुए है ना, आर्टिकल 341 342 का जिक्र आया था इसमें। प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। क्लियर है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में मतलब प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव रिलेशन में काफी है। इतना करेंगे कंटिन्यू अभी किसके अंदर में? ये तो वो देखे थे ना कि 341 के अंदर में
341 में क्या था, शेड्यूल कास्ट के बारे में मेंशन था, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 ये बतलाया गया था कि 341 में दो प्रोविजन, क्लाउज 1 क्लाउज 2 कौन डिक्लेयर करेंगे शेड्यूल कास्ट, ये है शेड्यूल कास्ट के बारे में और ये है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। डिक्लेरेशन या नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। और लॉज जो है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन को लेके कौन बनाएगा, लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, क्लाउज 1 जो कि उनके डिक्लेरेशन के बारे में मिलता है, नोटिफिकेशन के बारे में बोलता है, कौन नोटिफाई करेंगे, प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे। उनके रिगार्डिंग एक्सक्लूजन या इंक्लूजन को लेकर के कौन लॉज बनाएगा, पार्लियामेंट। एंड सेम प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342। क्लाउज 1 सेम, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स सो दैट सो, एंड क्लाउज 2 पार्लियामेंट मेक्स लॉज, सेम। हाँ, फर्क ये है कि ये शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में और ये शेड्यूल कास्ट के बारे में, समझ गए ना। और ध्यान रखिएगा कि जो शेड्यूल्ड एरियाज की बात होती है ना, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल्ड एरियाज में नेसेसरली इंक्लूड करेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। एक्चुअली ये फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं, जहां पे क्या कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात होती है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स में कौन कौन हो सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हो सकते हैं और नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हो सकते हैं, वो सब शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर में डिक्लेरेशन आ जाएगा। दैट नीड स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें कि आपने क्या देखा, शेड्यूल्ड जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड एरियाज का डिक्लेरेशन किया गया है, शेड्यूल्ड एरियाज के रेगुलेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कौन सा शेड्यूल बताया गया, शेड्यूल फिफ्थ है ना। शेड्यूल 50 सिग्निफाइज दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे भी शेड्यूल एरिया, यहाँ पे शेड्यूल एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज भी हैं। और ट्राइबल एरियाज कौन से, जो कि शेड्यूल 6 में जो 4 स्टेट्स हैं उसके अंदर में ट्राइबल एरियाज हैं, उसको छोड़ करके पूरे कंट्री का कहां से गवर्न होगा, इसी शेड्यूल 5 के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, शेड्यूल एरियाज भी है और ट्राइबल एरियाज के भी एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्राइबल एरियाज में यहाँ पे आप कंडीशन क्रिएट हो जाता है। और जबकि शेड्यूल 6 के अंदर में क्या देखते हैं, ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ध्यान है ना। और यही जो शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन होना है वो कौन से प्रोविजन से होना है, तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 इसी से होता है ना, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स पे, क्लियर। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं, बीइंग इंटीग्रल टू द लेजिस्लेटिव, बीइंग इंटीग्रल टू द पार्लियामेंट, या बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर्स, यूनियन लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Constitution of India provided या enshrined various provisions, various legislative powers to the president. For example, क्या क्या हो सकता है, president has power to summon, and prorogue of the session and dissolution of the house, है ना। ये सब ये कहां पे बतला दिया गया, आर्टिकल 85 के अंदर में। यानी प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन एंड प्रोरॉग ऑफ द सेशन ऑफ हाउस एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। यहां पे मैं समझाता हूं सारे टर्म्स को अच्छे से। अब देखिए कुछ टर्म्स मैं आपको बतलाऊं, हमारे पास टर्म के तौर पे समन को समझते हैं, मीटिंग समझते हैं ना, मीटिंग जैसे कि मान लीजिए लोकसभा की सेशन चल रही है ना, सेशन समझते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन में क्या होता है, सेशन का मतलब जैसे लोकसभा का सेशन चालू है, इसका क्या मतलब है कि लोकसभा के अंदर में डे टू डे मीटिंग चालू है ना। सेशन ब्रिंग्स डे टू डे मीटिंग, यही होता है ना, डे टू डे मीटिंग ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस का सेशन चल रहा है, अगर लोकसभा और राज्यसभा, जिस भी हाउस का सेशन चल रहा है, रिजल्ट्स इनटू डे टू डे मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। उसके बाद हम लोग समझते हैं इस डे टू डे मीटिंग ऑफ द मेंबर्स को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेशन को कॉल अपॉन करना पड़ेगा, सेशन बुलाना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन समॉन, आह्वान करना हिंदी में बोलते हैं उसको। तो सेशन को समॉन करने का क्या मतलब है, समॉन होगा तब सेशन, मतलब सेशन का कॉल हो जाएगा और उसके अंदर फिर मीटिंग हो जाएगी। तो सेशन को समॉन करने का किसके पास पावर है, मतलब यूनियन लेवल पे, है ना।
अब जब सेशन का समॉन कर लिया गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेशन अपनी डे टू डे चालू है। क्लियर। अब मान लीजिए सेशन के अंदर में आज की मीटिंग है, आज की मीटिंग चली। अब क्या है कि जो प्रिजाइडिंग और इस हाउस के ऑर्डर, हाउस का ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा ना। मान लीजिए मेंबर्स है या फिर टाइम हो गया, थक गए मेंबर्स, तो क्या करना पड़ेगा, आज की मीटिंग को बंद करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली जो टर्म यूज किया जाता है, क्या है वो टर्म, एडजॉर्नमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, एडजॉर्नमेंट, स्थगन, है ना। तो एडजॉर्नमेंट कौन करेगा बताइए, ऑब्वियस है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ना। एक बार तो प्रेसिडेंट तो समॉन कर लिए, है ना, तो एडजॉर्नमेंट किसके द्वारा होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलिए, स्पीकर बोलेंगे तो सिर्फ क्या होगा, वो आपके नैरो व्यू को बतलाएगा ना, सिर्फ लोकसभा, यानी मेंटलिटी है कि आप लोकसभा सपोर्टेड है, समझ गए ना मैं। तो ये चीज है। तो हम जब सीखते हैं तो हर कुछ ही ना सीखेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नीट एंड क्लीन वे में क्यों हम ब्लेम लेना, समझ गए। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करेंगे। अब उसके बाद एक होता है जबकि हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया, यहां पे बतला दिया जाएगा कि एडजॉर्न फॉर 2 आवर्स, दिस हाउस इज बीइंग एडजॉर्न फॉर 2 आवर्स। तो हमें पता है कि 2 घंटे के बाद हाउस दोबारा मीटिंग होनी है। लेकिन एक होता है कि हाउस इज एडजॉर्न विदाउट रेफरेंस ऑफ टाइम, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, समझ गए ना। एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या हो जाएगा, नो रेफरेंस ऑफ टाइम, दैट कैन बी एडजॉर्न फॉर ए डे, फॉर आवर, फॉर डे और फॉर ए वीक। ये भी कौन करेगा, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, बाय, है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब एक टर्म है अपना प्रोरॉग, प्रोरोगेशन, है ना, प्रोरॉग से प्रोरोगेशन। एक्चुअली क्या करता है प्रोरोगेशन, इट ब्रिंग्स एंड ऑफ द सेशन, यानी कि कब होगा, किसके द्वारा कॉल किया जाएगा, कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन, मतलब आज लास्ट डे है इस हाउस के सेशन की, तो आज ही के दिन प्रोरोग किया जाएगा ना, ताकि आज उसके बाद जो है सेशन खत्म हो जाएगा। कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू ब्रिंग, वही चीज लिखा, टू ब्रिंग एंड ऑफ द सेशन। कब होगा, ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट सेशन। उसके बाद वो सेशन खत्म हो जाती है। क्लियर है यहां तक। अब एक टर्म है अपने पास, डिजोल्यूशन। ये बताइए क्या होगा, डिजोल्यूशन किसका होता है, क्या सेशन का होता है डिजोल्यूशन, या मीटिंग का होता है, या हाउस ही डिजोल्व हो जाता है, हाउस डिजोल्व होता है, डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस, समझ गए ना। तो यहां पे हमारे पास 2 हाउस है, समझने को समझिएगा अच्छे से, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। आप क्या जानते हैं, राज्यसभा में मेंबर्स आर, मतलब जब बात जान ही रहे तो थोड़ा सा एक दो लाइन और भी, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके मेंबर्स के बारे में टर्म वगैरह कुछ भी नहीं बतलाया। कौन बतला रहा है, वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बार बार ये आ रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग जो इनके इंडिविजुअल मेंबर का टर्म है वो कितना होता है, 6 साल, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर बतला दे रहा है क्या कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स आर, मतलब एक्सपायर्ड मतलब जिंदगी से नहीं, मेंबरशिप से एक्सपायर, है ना। 1/3 मेंबर्स आर न्यूली अपॉइंटेड, समझ गए ना। 1/3 मेंबर वो रिटायर करते जाते हैं हर 2 साल में। इसीलिए चूंकि हर 2 साल का मुद्दा जो रहा हुआ है, इसीलिए अगर बाइनियल हाउस बोला जाएगा तो किसको बोला जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा हो जाएगा ना बाइनियल, समझ गए ना। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यानी कि हमको पता है कि अगर यूपी से अभी 3 सीट मिली है, तो सपोज यूपी से 3 सीट मिलने में पर्सन ए हो गया मेंबर, बी हो गया, सी हो गया मेंबर, इन सब का 6-6 साल का होगा, है ना। फिर यूपी में जो है अल्टरनेट वे में चलता रहेगा सप्लाई। तो इस वजह से अगर सपोज मेंबर ए जो है वो 2 साल काम किया, 2 साल मेंबर के तौर पे रहा, एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज डाइड, तो जो न्यू इनकम्बेंट होंगे क्या वो नए, मतलब पूरे के पूरे 6 साल के लिए आएंगे या इसके रिमेनिंग टर्म को सर्व करेंगे, क्योंकि नहीं होगा तो ऐसा इम्बैलेंस हो जाएगा ना। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं ना, क्या कि राज्यसभा इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, वो परमानेंट हाउस है, इसी वजह से।
और लोकसभा क्या हो जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है, इन केस ऑफ कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टर्म, और जब पहले भी हो सकता है ना, पहले कौन डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट ही डिसोल्यूशन करता है हाउस का, कब, लैक ऑफ मेजोरिटी के केस में, समझ गए, या फिर पीएम रिकमेंड कर दे हाउस को डिसॉल्व करने के लिए, तभी हो सकता है, समझ गए ना। तो डिसोल्यूशन किसके द्वारा हो जाएगा, प्रेसिडेंट, यूनियन पे प्रेसिडेंट के द्वारा, स्टेट पे गवर्नर के द्वारा। यहां पे भी लाइकवाइज समॉन का सेशन करना, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट के लिए प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर, सेम चीज है। टर्म्स क्लियर है ना। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 85 पे दोबारा। आर्टिकल 85 में समॉन का जिक्र किया गया है, प्रोरॉग का किया गया है, डिसोल्यूशन का जिक्र किया गया है। अब आप ये बताइए हमारे कंट्री के अंदर में कितने सेशन कॉल किए जाते हैं, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजन है। आप सेशन देखते हैं ना नॉर्मल डे टू डे एक्सपीरियंस में, जो पार्लियामेंट की सीटिंग चल रही है, तो वहां पे सेशन में आपको नहीं जान रहे तो आपको ये बतला देते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कौन सा सेशन, मतलब ये नहीं, वो तो मतलब सेशन के अंदर में जो चीजें चल रही है वो स्टार्ट्स फ्रॉम बजट सेशन, मतलब जैसे डे टू डे मीटिंग होती है ना, वो पार्लियामेंट के टूल है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के। उसके बाद मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन, ये 3 सेशन अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है। अब आप मुझे ये बतलाइए क्या इन तीनों सेशन का मेंशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि 3 सेशन होगा। क्या जिक्र है, आर्टिकल 85 के अंदर में खुद ही इस बात का जिक्र है कि देयर शैल नॉट बी टाइम इंटरवेन ऑफ 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन। समझ गया ना, देयर शैल नॉट बी टाइम इंटरवेन ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन 2 सेशन। 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होगा। अपने, हाँ, तो इस प्रैक्टिस को, इसके आउटकम को प्रैक्टिस करने के लिए जब 6 महीने का गैप नहीं होगा तो कन्वीनियंट, मतलब कस्टम वाइज हम लोग 3 सेशन को यूज करें। ये कन्वेंशन चला आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि 3 सेशन ही होगा। जिक्र किस बात का है, बस कि सिर्फ मतलब कि देयर शैल नॉट बी टाइम इंटरवेन ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन 2 सेशन, यही बस जिक्र है आर्टिकल 85 के ही अंदर में मेंशन। और आर्टिकल 85 इस बात को भी जिक्र करता है कि प्रेसिडेंट सेशन को समॉन कब कब करते हैं, मतलब ये प्रेसिडेंट सेशन को कब कब समॉन करते हैं, आफ्टर, मतलब न्यू सेशन ऑफ ईच ईयर, और फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ये भी जिक्र, यहां तक कोई कंफ्यूजन, मतलब फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर है ना, और दूसरा फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ये प्रेसिडेंट समॉन करते हैं। क्लियर। तो आर्टिकल 85 के अराउंड ये टर्म्स वगैरह सब जान गए ना। क्वेश्चंस पीटी के आपसे बहुत सारे बन सकते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 85 का क्या रेफरेंस है ये भी समझ गए होंगे, कहां से क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं बीइंग लेजिस्लेटिव परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव पावर्स, उसके और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं ना बीइंग, दूसरे में लिख सकते हैं ना बीइंग लॉ मेकिंग अथॉरिटी, बीइंग लॉ मेकिंग अथॉरिटी, he proclaims, he promulgates ordinances और ordinances, है ना, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश जारी करने का पावर किसको है। यानी कि यहां पे देखिए एडजेक्टिव में मैंने क्या लिखा, बीइंग लॉ मेकिंग अथॉरिटी, है ना, तो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर लेता है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 123। क्लियर है ना। अंडर आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड लॉ मेकिंग अथॉरिटी टू द प्रेसिडेंट, और ये लॉ मेकिंग क्या हो जाएगा, टेम्पररी लॉ मेकिंग हो जाएगा। समझ के बात को, टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस दिस पावर ऑफ, मतलब लॉ मेकिंग, कब, कि जब आपका सेशन ऑफ द मतलब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस या हाउसेस दोनों में से कोई भी, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो पार्लियामेंट्री फंक्शन करने के लिए
मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन करने के लिए अपने पास पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट तो सेशन में है ही नहीं। अगर उस समय में कंट्री को लॉ मेकिंग की जरूरत पड़ जाए तो कौन लॉ बनाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको इंटीग्रल बना के रखा है लॉ मेकिंग अथॉरिटी के तौर पे। क्या पावर देता है? टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, टेम्पररी लॉ या परमानेंट लॉ? बताइए। टेम्पररी लॉ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं। दूसरा ये है क्या कि एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, must be approved by the parliament within 6 weeks, by the parliament within 6 weeks on its reassemble। जिस दिन को रीअसेंबल होगी ना हाउस की, उसके 6 सप्ताह के अंदर में पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाना चाहिए। अदरवाइज नहीं होगा तो क्या होगा? ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट। समझे? और ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? मतलब एंड बियॉन्ड 6 मंथ क्या हो जाएगा? अदरवाइज, इसी में लिख लीजिए, अदरवाइज बियॉन्ड 6 मंथ इट एक्सपायर्स। क्लियर है ना? अब आप मुझे ये बताइए मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्डिनेंस क्या हो सकती है? बताइए मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ स्पेन क्या हो सकती है किसी ऑर्डिनेंस की? मान लीजिए आज ऑर्डिनेंस हुआ है ना, तो 6 महीना के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन हम ये इमेजिन करते हैं कि ऑन द लास्ट डे ऑफ 6 मंथ्स हाउस रीअसेंबल कर गया, है ना? तो अभी कितना है रीअसेंबल के, कितना वीक तक कर सकता है? 6 वीक, यानी कि एक्सटेंशन हो सकता है ना, यानी क्या बोल सकते हैं? 6 मंथ्स 6 वीक। समझ गए ना? तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ स्पेन कितनी हो सकती है? 6 मंथ 6 वीक्स। ये अच्छा, ऑर्डिनेंस क्या रीप्रोमुलगेट हो सकता है? ऑर्डिनेंस क्या रीप्रोमुलगेशन यानी लाए दोबारा से ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो यानी कि क्या बोल सकते हैं? रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, उसको रीप्रोमुल यानी लॉ नहीं बन पाया, है ना? रीप्रोमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज वैलिड, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाइज। सो सुप्रीम कोर्ट खुद ही आइडेंटिफाइज कर सकता है। कंडीशन इज दैट, वाधवा एक केस आया था, वाधवा केस में बताया गया, डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कि एन ऑर्डिनेंसेस मस्ट नॉट फुलफिल द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड्स, यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्पस नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली जो सर्व है ना, कंट्री को सर्व करना है, वो पर्पस होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली मोटिव होना चाहिए, पॉलिटिकल एंड्स को पूरा करने के लिए किया जाए। समझ गए ना? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो रिकॉग्नाइज करता है रिप्रोमुलगेशन की, है ना, कितने भी बार के लिए रिप्रोमुलगेट कर सकते हैं, बट वो इस टाइप से नहीं हो क्या कि पॉलिटिकल एंड को सर्व कर रहा हूं। समझ गए? यानी ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, इट शुड नॉट फुलफिल द पॉलिटिकल एंड्स। क्लियर? और किस केस में हाईलाइट किया गया? वाधवा केस। तो ये है अपना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। यहीं पे अगर मैं आपको देखिए, गवर्नर वगैरह का भी सेम सब कुछ है ना? तो गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पावर एंजॉय करते हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 213। समझ गए ना? ये है कहानी। हटाओ। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी हो गया अपने पास। अब ये बतलाइए कि आपने ये जाना है ना क्या कि व्हेन ए बिल पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट sent to the president, a bill passed from both the house of parliament sent to the president। president के पास कितने ऑप्शन हो जाते हैं? either he may assent or withhold the bill or return the bill। ठीक है ना? तो अगर ये चीजें हैं नॉर्मल केस में, कंडीशन इज दैट कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए। बट अगर मान लीजिए कोई कंट्री के गवर्नेंस के लिए बिल जरूरी है, बिल आएगा तभी तो लॉ बन पाएगा ना। ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ ए लॉ इज कॉल्ड एज बिल। तो इस वजह से अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा से और राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा गया, तो राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एसेंट देना,
होगा ना, रिजेक्ट करना, विदहोल्ड कर लेना, और राज्यसभा से अमेंडमेंट ओवर द बिल चेंज करना चाहता है ना, कुछ प्रोविजंस को चेंज करना चाहता, असेंट कर दिया, ओके, रिजेक्ट कर दिया तो डिसएग्रीमेंट हो गया ना, बिल पे राजी नहीं है वो, विदहोल्ड कर लिया तो चलिए वो भी मतलब बंद है फिलहाल ना, जब देखेगा तब देखेगा, यानी और अमेंडमेंट करना चाह रहा हो राज्यसभा, लोकसभा इज नॉट एग्री, राज्यसभा से अमेंडमेंट वांटेड टू सीक राज्यसभा से अमेंडमेंट ओवर द बिल बट लोकसभा इंट्रोड्यूसिंग हाउस इज नॉट एग्री, तो क्या होगा, यानी कि ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, देयर इज डिसएग्रीमेंट ओवर द बिल, है ना, डिसएग्रीमेंट के पोजीशन को बना लेता, और स्पेसिफिकली व्हेन ए बिल इज केप्ट फॉर मोर देन 6 months, when a bill is withheld for more than 6 months, it brings disagreements in case of rejection, in case of not agreeing with the amendment, or when a bill is kept for more than 6 months, all these position brings disagreement over the bill by second house, clear है, तो सब क्या करवाता है, ये पहुंचा देता है बिल को डेडलॉक पोजीशन में, समझ गए, डेडलॉक पोजीशन आगे बिल की, यानी कि बिल का फ्यूचर क्वेश्चन में होगा ही नहीं, बिल पास ही नहीं होगा, तो यहां पे समझिएगा अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द, मतलब ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस, क्यों, किस केस में, टू रिजॉल्व डेडलॉक पोजीशन, डेडलॉक पोजीशन किसकी वजह से है वो भी क्लियर है, यानी आर्टिकल 108 में क्या है, प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन ज्वाइंट शेयरिंग ऑफ बोथ द हाउस, अच्छा ये बतलाइए, ये बतला दिए तो मान जाएंगे, ज्वाइंट शेयरिंग के प्रोविजंस को हमने कहां से लिया है, ज्वाइंट शेयरिंग ऑफ बोथ द हाउस, ये प्रोविजंस हमने कहां से लिया, कंट्री आर्टिकल तो आपके 108 सामने ही लिखा है, बोलिए ज्वाइंट शेयरिंग, चलिए आयरलैंड, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, आंसर इस ऑप्शन में था ही नहीं, एक था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, तो वो ज्वाइंट शेयरिंग का पावर किसके पास दिया गया, मतलब हाँ, ज्वाइंट शेयरिंग का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली है, यस, अंडर आर्टिकल 108, तो समॉन करेंगे प्रेसिडेंट, बट प्रिजाइड किसके द्वारा होगा, प्रिजाइडेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, यानी स्पीकर, समझ गए बात को, प्रिजाइडेड बाय स्पीकर, इस बात को समझे, क्लियर है ये, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी लेजिस्लेटिव पावर है ना, इन केस ऑफ disagreement that brings deadlock position over a bill, president has power to summon joint sitting of both the house, that is to be presided by the speaker under article 108, ये सारे प्रोविजंस दिए गए। अच्छा, स्पीकर जो है वो प्रिजाइड क्यों करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर सकते, तो ये देखना पड़ेगा कि स्पीकर क्या उसी हाउस के मेंबर होते हैं, स्पीकर का इलेक्शन, जैसे अभी अपनी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा हुई ना, तो स्पीकर भी इलेक्ट होंगे, स्पीकर भी इलेक्ट होंगे, इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, समझ गए ना, एक्चुअली मतलब जब बात हुई है तो फिर मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर के ऑफिस को लेकर के कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना, तो स्पीकर का इलेक्शन होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफिकेशन मेंशन है ही नहीं, और वो आपको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इनका इलेक्शन कर लिया जाता है, ठीक है, तो स्पीकर तो उसी हाउस से बिलोंग किए ना, और जबकि राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस हाउस के मेंबर हैं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, समझ गया, तो इन दिस रिगार्ड कौन करेंगे, मतलब स्पीकर ही करते हैं, अगर स्पीकर नहीं है तो उस केस में डिप्टी स्पीकर है ना, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन नहीं आते हैं कभी किसी मौके पे, क्योंकि वो राज्यसभा से बिलोंग ही नहीं, उस हाउस के मेंबर हैं ही नहीं, दैट्स व्हाई, ध्यान रखिएगा ये चीज। मतलब डेडलॉक पोजीशन कब पहुंचा, व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट ओवर ए बिल, डिसएग्रीमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है समझ सकते हैं, एंड व्हेन
ए बिल इज केप्ट फॉर मोर देन 6 मंथ इन सेकंड हाउस। तो ये सारा पोजीशन मिलकर डेडलॉक पोजीशन बना दिया, और इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 108 के अंदर में प्रेसिडेंट को इंपावर किया हुआ है टू सम ऑन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस, जो कि प्रिजाइडेड किसके द्वारा होगा? स्पीकर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया अपना लेजिस्लेटिव पावर। है ना, लिखना था क्या? लेजिस्लेटिव पावर के अंदर में एक चीज और है, ये देखिएगा, ये लास्ट आज का करते हैं। आर्टिकल 110 क्या बोलता है? व्हेन ए बिल, अभी जस्ट उसको डिस्कस किए हुए थे, व्हेन ए बिल पास फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेंट टू द प्रेसिडेंट एंजॉयज 3 अल्टरनेटिव्स, ही में असेंट द बिल, विदहोल्ड द बिल और रिटर्न द बिल। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, रिटर्न के रिगार्डिंग कुछ आपको बताया गया था। रिटर्न के रिगार्डिंग बताइए, क्या प्रेसिडेंट कितनी बार के लिए रिटर्न कर सकते हैं, या रिटर्न कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, एक चीज है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट का रेफरेंस लेते हैं 1976 वाला, जिसमें कि इट वाज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट व्हेन ए बिल वाज पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउस एंड सेंट टू द प्रेसिडेंट। वो कंपलसरी कर दिया गया था कि देना ही देना है, बट दिस प्रोविजन वाज relaxed by the 44th Amendment Act, 44th Constitution Amendment Act 1978, in a way that he now President had power to return the bill for once, है ना? Return the bill for once, वो रिटर्न कर सकते हैं एक बार के लिए, यानी रिलैक्स किया गया ना। और यहां पे देखिएगा एक चीज है कि अगर प्रेसिडेंट मतलब वापस जो है बिल हाउस के द्वारा मतलब अमेंडमेंट करके, कंसीडर करके या विदाउट कंसीडरेशन प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, ऐसे केस में क्या होगा? अब प्रेसिडेंट को असेंट देना ऑब्लिगेटरी। समझ गए ना ये सारी कंडीशन। तो रिटर्न के रिगार्डिंग ये भी बोल सकते हैं। विद होल्ड के रिगार्डिंग क्या है अपने पास कंसेप्ट? कितने टाइम के लिए विद होल्ड कर सकते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया गया है? नहीं, वो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को रिजर्व कर सकता है कितने टाइम विद होल्ड कर सकता है, कितने टाइम। प्रेसिडेंट मतलब यूनियन बिल के रिगार्डिंग या फिर स्टेट बिल के रिगार्डिंग, दोनों ही बिल के रिगार्डिंग कोई टाइम लिमिट का मेंशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, नो एनी टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग विद होल्डिंग पावर बाय द प्रेसिडेंट। ये भी क्लियर है ना? यानी कि 3 अल्टरनेटिव्स टू द प्रेसिडेंट, असेंट का हो गया, विदहोल्ड का हो गया, रिटर्न का हो गया। तो जो चीजें हैं वो आपको बतला दी। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इट वाज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 24th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। समझे ना बात को? और बाकी के केस में क्या है, मनी बिल को क्या प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं? बिकॉज मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मतलब लोकसभा ओनली ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप ही से पूछ के ला रहे हैं और आप ही रिटर्न करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है ना? तो ये सारी चीज समझ गए। अब कल हम लोग देखेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी तक कोई दिक्कत? मतलब ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट को असेंट देना है। तो 42nd का अमेंडमेंट जो हुआ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट को रबर स्टाम्प बनाने के लिए रबर स्टाम्प के तौर पे एविडेंस कर रहा था? मतलब आप है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो बिल को पास किया, दोनों हाउस ने जो पास किया, आपको असेंट देना ही देना है। तो प्रेसिडेंट की जो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है प्रेसिडेंट के ऑफिस का, वो तो लूज हो गया ना, डायल्यूट हो गया। दैट्स व्हाई 44th अमेंडमेंट एक्ट was an attempt to remove this perception. 44th में, 42nd में obligatory किया गया और 44th अमेंडमेंट एक्ट में it was relaxed in the sense that now president has power to return the bill for once. एक बार के लिए रिटर्न कर सकते थे, चाहे बिल हो या एडवाइस हो, वही चीज एप्लीकेबल होगा। तो दोनों ही केस में, यानी आज के डेट में क्या है कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिटर्न द बिल फॉर वंस। अगर नाउ मतलब प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न करें किस वजह से? कि कुछ मैटर को कंसीडर करिए। अब क्या है, क्या कि
इफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद और विदाउट कंसिडरेशन, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखिएगा, विद और विदाउट कंसिडरेशन अगेन सेंड्स द बिल टू द प्रेसिडेंट, अब क्या होगा? हाँ, नाउ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। दोनों ही ध्यान में रखिएगा, कंसिडरेशन करके भी और नहीं भी करके, दोनों ही केस में आपको प्रेसिडेंट को कंसिडर करना ही, असेंट देना ही पड़ेगा आप, ठीक है ना? ये चीज, थैंक यू।